आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की बुक से वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का खात्मा। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसकी अपनी अलहदा से कानूनी हैसियत होती है, ये अपने नाम से जानी पहचानी जाती है, तो इसलिए इस कानूनी है अगर आप कंपनी को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसकी कानूनी हैसियत भी ख़त्म हो जाती है। जब एक कंपनी की कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है तो उसे कहते हैं कि ये कंपनी अब ख़त्म हो गई है, यानी लॉ क्रिएट्स अ कंपनी, के जो कानून है वो कंपनी बनाता है। व्हेन द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कम्स टू एन एंड, और जब कानून की वो उसकी कंपनी की वो कानूनी हैसियत जो है ख़त्म हो रही हो तो उसे कहते हैं कंपनी का खात्मा। Under section 297 of the ordinance, a company can be wound up in the following three ways. कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 297 के मुताबिक जो कंपनी है वो तीन मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है, जिसमें पहला है कंपल्सरी बाय कोर्ट यानी बजरिया अदालत, दूसरा है वॉलंटेरीली वाइंडिंग अप रज़ाकाराना ख़ात्मा, और तीसरा है अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट यानी अदालत के ज़ेर निगरानी ख़ात्मा। ये तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए कंपनी जो है वो ख़त्म की जा सकती है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका है खात्मा बजरिया अदालत यानी लाजमी खात्मा। फर्स्ट वन है खात्मा बजरिया अदालत, यानी फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। According to section 305 and 306 of the Companies Ordinance 1984, the court in the following circumstances may wind up a company. कि Companies Ordinance 1984 जो है उसके सेक्शन 305 और 306 के कुछ कंडीशंस हैं जिनके मुताबिक जो है एक कोर्ट जो है वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो कंपनी है उसे ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहला है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन यानी खसूसी करारदाद के ज़रिए। अगर कंपनी ने खसूसी करारदाद के ज़रिए अदालत से रिक्वेस्ट की हो कि कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए, तो इस सिचुएशन में भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर देती है कि जो कंपनियां ख़त्म कर दी जाए। जैसा कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो मज़ीद मिलकर काम नहीं करना चाहते, कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, या उनको लग रहा है कि हम जो भी डायरेक्टर्स जो है हायर करते हैं वो हमारे साथ फ्रॉड ही करते हैं, तो हमें कंपनी ही ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक खसूसी करारदाद पेश करते हैं जिसके ज़रिए वो अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि आप कंपनी को ख़त्म कर दें। सेकंड है स्टैट्यूटरी मीटिंग आइनी इजलास। अगर कंपनी ने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आइनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश ना की हो या आइनी इजलास ना बुलाया हो, तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देती है कि आप जो है इस कंपनी को बंद कर दें। यानी हमने पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है कॉल करना ज़रूरी होता है। पहली जो मीटिंग है कॉल करना, जैसे हमने पढ़ा था कि जिस दिन कंपनी शुरू हुई उसके 3 महीने के बाद और 6 महीने से पहले आइनी इजलास बुलाना जो है वो ज़रूरी होता है और उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को पेश करनी होती है। अगर ये रिपोर्ट कंपनी पेश ना करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे, तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देती है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। कारोबार का आगाज़, स्टार्ट ऑफ द बिज़नेस। अगर कंपनी सदाकतनामा तश्कील हासिल करने के 1 साल बाद तक भी कारोबार शुरू ना कर सकी हो या कंपनी ने अपना कारोबार 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया हो, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि कंपनी जो है उसे बंद कर दिया जाए। लाइक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करने के बाद भी अगर कंपनी जो अपना कारोबार 1 साल तक मुलतवी कर देती है, शुरू नहीं करती, तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। मेंबरान की तादाद, नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर पब्लिक कंपनी के मेंबरान की तादाद जो है 7 से कम हो और प्राइवेट कंपनी के मेंबरान की तादाद 2 से कम हो, तो इस सिचुएशन में भी सेक्शन 305 और 306 के मुताबिक अदालत जो है कंपनी बंद करने का हुक्म कर सकती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी में जो मेंबर हैं उनकी कम से कम तादाद 7 होनी चाहिए और प्राइवेट में कम से कम 2 होनी चाहिए। अगर कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करती तो सेक्शन 305 एंड 306 कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत अदालत जो है वो कंपनी को बंद करने का हुक्म कर सकती है। नेक्स्ट है कर्ज़ों की अदायगी।
नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स, अगर कंपनी अपने ज़िम्मे जो कर्ज़ हैं वो अदा ना कर सकती हो, यानी कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए कंपनी का, वो लॉस में जाना शुरू कर दे और जो उसके ऊपर कर्ज़े हैं वो भी अदा ना कर सके, तो इस सिचुएशन में भी जो है अदालत कंपनी बंद करने का हुक्म दे सकती है। अदालत का इत्मीनान, satisfaction of court, if the court is not satisfied with the working management and the business affairs of the company, कि अगर अदालत जो है कंपनी के इंतज़ाम और कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है और उसके हाथ में कोई हिस्सेदारों और मुतल्लिका अफराद के हक़ में बेहतर समझती है, यानी कोई ऐसी कंपनी है जो इलीगल काम कर रही है या फिर उसकी मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से रूल्स के मुताबिक, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के जो लॉज हैं उनके मुताबिक काम नहीं कर रही, तो इस सिचुएशन में भी अदालत जो है कंपनी बंद करने का हुक्म जारी कर सकती है। लास्ट है कंपनी का गैर फहरिस्ती होना, यानी अनलिस्टेड। इफ़ द कंपनी इज़ डिक्लेयर्ड अनलिस्टेड ड्यू टू एनी रीज़न, कि अगर किसी वजह से भी फहरिस्ती कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त खारिज हो जाए तो वो गैर फहरिस्ती बन जाती है। यानी अगर कोई भी कंपनी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्टॉक एक्सचेंज के हैं उनको फॉलो नहीं कर रही, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि उसे अपनी फहरिस्त से निकाल देता है, उसे अपनी फहरिस्त से एग्जिट कर देता है। तो इस सिचुएशन में भी अगर कोर्ट को लगे कि ये कंपनी लीगल काम कर रही थी, ये स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही, उसने भी इसे गैर फहरिस्त कर दिया और कोर्ट को लगे कि ऑर्डर कर देना चाहिए इस कंपनी को बंद करने का, तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसमें हमने जिसका पॉइंट था हातमा बजरिया अदालत, यानी लाजमी हातमा के सेक्शन 305 एंड 306 के तहत कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि एक अदालत के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी का कानूनी वजूद जो है उसे ख़त्म करे, तो वो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। वो 8 रीज़न्स थी, जिसमें पहली थी स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए, दूसरा था स्टैट्यूटरी मीटिंग अगर वो कॉल नहीं करती तो इस सिचुएशन में भी बंद की जा सकती है, कारोबार शुरू नहीं करती, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद भी मेंबरान की तादाद अगर कम है तो कंपनी बंद की जा सकती है। दूसरा पॉइंट अब जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है रज़ाकाराना हातमा, यानी वॉलंटरीली वाइंडिंग अप। Under Section 358 of the Ordinance, a joint stock company may be wound up voluntarily by passing ordinary or special resolution in the following 2 ways, कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के सेक्शन 358 के तहत कंपनी का रज़ाकाराना खात्मा जो है, यानी अपनी मर्ज़ी से जो खात्मा है, कंपनी के सारे मेंबर्स मिलकर अपनी मर्ज़ी से अगर कंपनी ख़त्म करना चाहते हैं तो वो एक जनरल मीटिंग कॉल करके यहाँ पे, यानी ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करके यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 2 तरीक़ों से जो है कंपनी ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला हिस्सेदारों की रजामंदी से, यानी मेंबर्स वॉलंटरीली वाइंडिंग अप। कंपनी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 362 के तहत मंजूदा झैल तरीक़ों से कंपनी के हिस्सेदार अपनी रजामंदी से कंपनी ख़त्म कर सकते हैं, यानी सारे हिस्सेदार मिलकर अपनी रजामंदी से कंपनी ख़त्म कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है बयान खल्फी, यानी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, कि कंपनी के डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार को ये बयान खल्फी देते हैं कि कंपनी के ज़िम्मे कोई कर्ज़ नहीं है या कंपनी अपने वजूद के हाथ में कि 1 साल के अंदर अंदर कर्ज़ अदा करने की हैसियत रखती है। यानी कुछ ऐसी रीज़न्स आ जाती हैं कि सारे हिस्सेदार अब मिलकर काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि इस कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए, मज़ीद हम मिलकर काम नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो रजिस्ट्रार को जमा करवानी पड़ती है। उसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि कंपनी के ज़िम्मे कोई भी कर्ज़ नहीं है या कंपनी अपने वजूद का ख़त्म करने के 1 साल के अंदर अंदर जितने भी कर्ज़ उसके सर पे हैं वो सारे के सारे जो है वापस अदा कर देगी। सेकंड है आम या खसूसी करारदाद, यानी ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी के रजिस्ट्रार के पास बयान खल्फी जमा करवाने के बाद कंपनी के आम इजलास में कंपनी के हाथमे के लिए खसूसी या आम करारदाद मंजूर की जाती है, यानी जब रजिस्ट्रार को ये बयान जमा करवा दिया जाए कि उनके सर पे कोई कर्जा नहीं है तो फिर सारे हिस्सेदारों की मीटिंग रखी जाती है। उस मीटिंग में कोई हिस्सेदार जो है वो करारदाद पेश करता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब हमारे डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े वगैरह जो हैं इतने बढ़ गए हैं कि अब मज़ीद जो कंपनी जो है उसे चलाया नहीं जा सकता, तो हमें इस कंपनी को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर तो
3/4 यानी अगर टोटल 10 हिस्सेदार हैं तो अगर उनमें से 6 भी उसके हक में राय दे देते हैं कि जी ठीक है इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो वो कंपनी जो है बंद कर दी जाती है। अफसरों की तकर्री यानी अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर्स वो होते हैं जो एंड पे कंपनी के देखते हैं कि असासाजात कितने हैं, कंपनी के सर पे ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं और कितने कंपनी के पास कितना पैसा है कि उन ज़िम्मेदारियों को अदा किया जा सकता है। यानी वो पर्सनस जो कंपनी को बंद करते वक्त उसके जितने भी मामला हैं उनको सेटल डाउन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं लिक्विडेटर्स। आम इजलास में करारदाद की मंजूरी के अलावा डायरेक्टर्स और कंपनी के दूसरे अफसरान के इख्तियारात जो हैं ख़त्म करके कंपनी के वजूद को ख़त्म करने और असासाजात की तकसीम के लिए नए अफसरान तकर्रर किए जाते हैं और उनको अपॉइंट करने के 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भिजवाना पड़ता है कि हमने फ़लाँ बंदे को एज अ लिक्विडेटर जो है हायर किया है और ये बंदा कंपनी के जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं उनको मुहैया करेगा, और उसके बाद जो भी एंड होगा जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसमें से जितनी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे किया जाएगा। यानी कंपनी के खात्मे के लिए जो अफसर जो है हेल्प करता है उसको कहते हैं लिक्विडेटर। उसको अपॉइंट करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना पड़ता है कि हमने फ़लाँ बंदा जो है उसे एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट किया। डी पॉइंट है आखिरी इजलास यानी फाइनल मीटिंग। अगर कंपनी के हाथमे का अमल 1 साल से ज़ायद जारी रहे तो हाथमे के लिए मुकर्रर करदा अफसरान को हर साल के हाथमे पर एक आम इजलास बुलाना पड़ता है। यानी जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, अगर कंपनी का जो ख़त्म करने का वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे का चल रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि अगर 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया तो हर साल के हाथमे पे ये जो लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए गए थे उनको एक इजलास बुलाना पड़ता है और जब कंपनी के हाथमे का अमल मुकम्मल हो जाता है तो हिस्सेदारों का आखिरी इजलास बुलाया जाता है। यानी जब वाइंडिंग अप के सारे जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज सब देख ली जाती हैं, सारे मामलात कर्ज वगैरह अदा कर दिए जाते हैं, तो हिस्सेदारों का आखिरी इजलास बुलाया जाता है। यानी जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका आखिरी इजलास बुलाया जाता है जिसमें कंपनी से मुतल्लिक आखिरी हिसाबात को मेम्बरान के हवाले कर दिया जाता है और हिसाबात की एक कापी रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर जमा करवा दी जाती है और कापी जमा होने के बाद 3 माह के बाद फर्म का खात्मा हो जाता है और इसका नाम रजिस्ट्रार की किताबों से खारिज कर दिया जाता है। यानी हिस्सेदारों का इजलास बुलाया जाता है और उन्हें कंपनी के जितने भी हिसाबात हैं उनकी कापी दी जाती है और इस कापी को रजिस्ट्रार के पास भी 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवा दिया जाता है। जिस तारीख को रजिस्ट्रार के पास वो कापी जमा करवा दी जाए उसके 3 माह के बाद जो फर्म है वो अपना काम ख़त्म कर देती है, यानी उसका नाम उसका वजूद जो है ख़त्म हो जाता है और इसे रजिस्ट्रार का नाम रजिस्ट्रार की किताबों से भी निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया हिस्सेदारों की रजामंदी से खात्मा। अब दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है कर्ज खाओं की रजामंदी से खात्मा, यानी क्रेडिटर्स वॉलंटेरीली वाइंडिंग अप। एक था हिस्सेदारों की रजामंदी से खात्मा और दूसरा है कर्ज खाओं की रजामंदी से खात्मा। कंपनी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 372 382 के मुताबिक मुश्तरका सरमाए की कंपनी को कर्ज खाओं की रजामंदी से भी ख़त्म किया जा सकता है। अब उसका तरीका क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया मेंबर्स वॉलंटेरीली वाइंडिंग अप, अब है क्रेडिटर्स वॉलंटेरीली वाइंडिंग अप कि कर्ज खाओं की रजामंदी से खात्मा किस तरह किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला है बयान खल्फी यानी स्टेटूटरी डिक्लेरेशन कि कंपनी के हाथ में किस तरीके में क्या होता है कि डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी की माली हैसियत के बारे में बयान खल्फी रजिस्ट्रार को जमा नहीं करवाते, जबकि हमने पढ़ा कि हिस्सेदारों की रजामंदी में बयान खल्फी यानी स्टेटूटरी डिक्लेरेशन जमा करवाई जाती है। लेकिन कर्ज खाओं की रजामंदी से अगर कंपनी ख़त्म करने की जा रही है, कर्ज खा वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया होता है, अगर उनकी मदद से कंपनी जो है ख़त्म होने जा रही है तो रिटन डिक्लेरेशन जो है रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद है आम इजलास यानी जनरल मीटिंग। कंपनी के आम इजलास में कंपनी के खात्मे के लिए गैर मामूली करारदाद मंजूर की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि कंपनी जो है अपने उसके
उसके ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ थी, जो वाजिबात थे, वो अदा नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कंपनी जो है अपना कारोबार जारी नहीं रख सकती। उसी तरह जैसे हिस्सेदारों में आम इजलास बुलाया जाता है, उसी तरह कर्ज़ाओं की रजामंदी से भी अगर कंपनी ख़त्म होने जा रही है तो एक आम इजलास बुलाया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि कंपनी अपने वाजिबात जो है अदा नहीं कर पा रही, यानी उसके ज़िम्मे जो कर्ज़ है, लोन है, वो अदा नहीं कर पा रही, इसलिए ये अपना कारोबार जो है मज़ीद जारी नहीं रख सकती। तीसरा है कर्ज़ाओं का इजलास। कंपनी के आम इजलास वाले दिन या उससे अगले दिन ही जिस दिन कंपनी के हाथ में की तजवीज़ दी गई है, उस कर्ज़ाओं का इजलास बुलाना पड़ता है, जिसके लिए हर कर्ज़दार को एक नोटिस भेजा जाता है। यानी जिस दिन सारे हिस्सेदार मिलकर एक या डायरेक्टर जितने भी हैं वो सारे मिलकर एक इजलास बुलाते हैं, जिसमें ये डिस्कशन होती है कि कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, वो अपने लोन वगैरह भी वापस अदा नहीं कर पा रही, तो ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों से लोन लिया होता है उन लोगों का इजलास बुलाया जाता है, उनको एक नोटिस के ज़रिए इतला दी जाती है और कि इजलास में शिरकत करें। उसके बाद क्या करते हैं कि कंपनी के हालात की रिपोर्ट, जिस दिन ये कर्ज़ाओं का इजलास होता है, यानी उन लोगों का इजलास होता है जिनका कर्ज़ कंपनी ने वापस करना होता है, उनको इजलास में जब बुलाया जाता है तो उनके सामने जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी की जो माली हैसियत है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, माली हालत है, उनके सामने रखी जाती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि इस कर्ज़ा का इतना जो है इतना हमने रकम जो है वापस करनी है, इसकी इतनी करनी है, यानी सबको बताया जाता है कि आपकी इतनी इतनी रकम जो है वो हमारी तरफ से वापस होने वाली है। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट के इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को इतला कब दी जाती है? कर्ज़ाओं के इजलास के बाद 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को करारदाद के बारे में नोटिस भेजा जाता है, यानी विद इन 10 डेज़ जिस दिन क्रेडिटर्स का इजलास होता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को एक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि ये कंपनी कर्ज़ाओं की रजामंदी से बंद होने जा रही है। उसके बाद उसी तरह जैसे हिस्सेदारों की मीटिंग में लिक्विडेटर्स का अपॉइंट किया गया, इसी तरह इसमें भी लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे। वो सब मिलकर क्या करते हैं कि कंपनी को ख़त्म करने का जो सारा प्रोसीजर है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद इसमें एक मुआयना कमेटी भी आ जाती है, यानी इंस्पेक्शन कमेटी आ जाती है। इसमें कर्ज़ाओं और मेंबरान अपने इजलास में मुआयना कमेटी को भी फ़ाइनल करते हैं, जिसमें 5 अफराद मुश्तमिल होती है। यानी जिस दिन कर्ज़ाओं का इजलास होता है और मेंबरान का इजलास होता है, उस दिन वो लोग मिलकर एक मुआयना यानी इंस्पेक्शन कमेटी भी बनाते हैं, जो 5 अफराद पर मुश्तमिल होती है, जो मिलकर कंपनी के जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करने में हेल्प करती है। उसके अलावा खात्मे के अफसरान के फ़राइज़ क्या होते हैं, यानी ड्यूटीज़ ऑफ द लिक्विडेटर्स, जो अफसर मुकर्रर किए जाते हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। कंपनी के खात्मे के अफसरान के फ़राइज़ और एहतियारात का तयन भी जो है मुआयना कमेटी करती है, और अगर मुआयना कमेटी ना हो तो एहतियारात का तयन जो है कर्ज़ा करते हैं। यानी जो मुआयना कमेटी होती है वो मिलकर जितने भी अफसरान जो खात्मे के अफसरान थे उन्होंने कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म करने हैं उनको फ़ाइनल जो करती है वो मुआयना कमेटी करती है। यानी जो 5 अफराद पर मुश्तमिल इंस्पेक्शन कमेटी बनाई गई है वो बताती है कि लिक्विडेटर्स ने किन हद के अंदर रहकर काम करना है। लास्ट पॉइंट इसमें भी हिस्सेदारों की मीटिंग की तरह इसमें भी लास्ट पॉइंट जो है वो यही है, आखिरी इजलास यानी फ़ाइनल मीटिंग। कंपनी के हाथ में का अमल सेम उसी तरह कि अगर 1 साल से ज़ायद रहे तो हर साल के एंड पर एक इजलास बुलाना पड़ता है, जिसमें मामलात को डिस्कस किया जाता है, और जिस दिन ये मामला जो है हातमी का अमल जो है कंप्लीट हो जाए उस दिन मेंबरान को बुलाया जाता है, कर्ज़ाओं को बुलाया जाता है, उन्हें हिसाबात की डिटेल बताई जाती है, और रजिस्ट्रार को 7 दिन के अंदर अंदर उन हिसाबात की कॉपी सेंड करनी होती है, और उसी तरह 3 माह के अंदर अंदर फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसका नाम जो है रजिस्ट्रार की किताबों से ख़त्म हो जाता है। लास्ट है अदालत की ज़ेर निगरानी कंपनी का खात्मा। अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें अदालत की ज़ेर निगरानी कंपनी का खात्मा करते हैं, यानी अगर कंपनी का वजूद ख़त्म करने वाला अफसर जो है जानबदार ना हो, यानी जो लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि लिक्विडेटर्स ऐसे ऑफिसर होते हैं जो कंपनी के ख़त्म करने के प्रोसीजर का जो एंड के मामला होते हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए हायर किया जाता है। अगर उसकी वर्किंग जो है इतनी अच्छी ना हो,
वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर पा रहा हो, तो इस सिचुएशन में भी अदालत को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप जो है हमारी कंपनी का जो वजूद है उसको ख़त्म करने में हेल्प करे। जो हिस्सेदार होते हैं वो एक मामूली करारदाद के ज़रिए या फिर खसूसी करारदाद के ज़रिए अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी ज़ेरी निगरानी कारोबार को ख़त्म करने का मरहला जो है उसे कंप्लीट करें। सेकंड पॉइंट है, अगर कंपनी के वजूद को ख़त्म करने वाला अफसर जो है कंपनी के वजूद ख़त्म करने के जो कायदे ज़वाबित हैं उन पे सही तरीके से अमल ना कर रहा हो, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं उसकी वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अदालत को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर कंपनी के आइनी वजूद को ख़त्म करने की करारदाद धोखा से मंजूर करा ली गई हो, यानी अगर कुछ हिस्सेदार जो हैं वो कंपनी ख़त्म नहीं करना चाहते, जैसे हमने पढ़ा कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया तो 3/4 मेजॉरिटी की रजामंदी शामिल होना ज़रूरी है। तो अगर बाकी हिस्सेदारों ने इन कुछ हिस्सेदारों से ज़बरदस्ती वोट कास्ट करवा लिया कि कंपनी ख़त्म हो जानी चाहिए, तो वो जो हिस्सेदार जिनसे ज़बरदस्ती से करारदाद मंजूर करवाई जाती है वो भी अदालत को इन्वॉल्व कर सकते हैं कंपनी ख़त्म करने के मामले में। अगर कंपनी के वजूद को ख़त्म करने वाला अफसर जो है काम दिलचस्पी से ना कर रहा हो तो अदालत को इन्वॉल्व किया जा सकता है। उसी तरह कंपनी के वजूद को ख़त्म करने वाला जो अफसर है उसे साजात की पूरी रकम वसूल ना कर सका हो, यानी जितने टोटल एसेट्स थे वो रिसीव वो ना कर सका हो, तो इस सिचुएशन में भी अदालत को यानी असासाजात जितनी भी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जितने भी असासाजात हैं उनकी प्रॉपर वैल्यू जो है कैलकुलेट करने में लिक्विडेटर जो है फ़ेल हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में भी कंपनी जो है कुछ हिस्सेदार जो हैं वो अदालत को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप जो अपनी ज़ेर निगरानी कंपनी को ख़त्म करने के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दें। तो ये हमने 3 पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि किस तरह कंपनी जो ख़त्म की जा सकती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।